हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 24, जिसमें हम कवर करेंगे मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हम कवर करेंगे एलपीजी पॉलिसी 1991 के डिसएडवांटेजेस भी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तीनों के ही मैं डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जब आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताना है तो उससे पहले, जब आपने मेरिट्स को एक्सप्लेन करना है उससे पहले 2 लाइंस में प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताना है, देन आगे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट की सर्विसेज एंड एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं टू दी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर होली सोली क्या है, फंक्शंस परफॉर्म करता है जो पहले गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव है क्या, कहते हैं प्राइवेटाइजेशन इज ऑफन परस्यूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये परस्यू की जाती है एज अ मीन्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, एंड प्रमोट कंपटीशन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन पब्लिक सेक्टर का बर्डन जो है होली सोली रिड्यूस कर दिया जाता है जब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को कोई भी जो गवर्नमेंट की सर्विस है या उसके एसेट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, तो देयर आर सम मेरिट्स और एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स 1 बाय 1 रीड करते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे हमने इसमें भी पढ़ा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, प्राइवेट कंपनीज हैव अ प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट कंपनीज का क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है, एंड आर जनरली मोर फोकस्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो उनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं वो, जब क्या है वो ये फोकस करते हैं कि हमने कॉस्ट कम से कम रखनी है। ठीक है, वेस्टेज कम करनी है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, सो दैट हम रीजनेबल प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकें एंड अपने कस्टमर्स को ऑफर करें। देन दे कैन इंट्रोड्यूस इनोवेशन practices, adopt modern technologies to improve efficiency in the delivery of goods and सर्विसेज। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जैसे मैं 90s की बात करूं तो तब न्यू कंप्यूटर्स आए थे। ठीक है, तो अब आप देखिए कंप्यूटर्स के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, वो कितने ज़्यादा इनोवेटिव वे से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इजी टू मतलब कैरी हैं। ठीक है, एंड देन डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स डे बाय डे उनमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। पहले टाइम पे सीडीज़ होती थी, अब क्या है वो सीडीज़ का फंक्शन छोटी सी चिप या फिर हम कह सकते हैं पेन ड्राइव, उसके थ्रू हो रहा है। तो ये क्या है, सभी की सभी चीज़ें क्या है, ये इनोवेशंस का ही रिजल्ट है जो प्राइवेटाइजेशन के कारण हुआ है। तो देन प्राइवेटाइजेशन में क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो मेनली यही फोकस करती हैं कि हमने अपने वर्क में एफिशिएंसी लेके आनी है। तो एफिशिएंसी तभी पॉसिबल होती है जब क्या है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए एक यूनिक और एक बेस्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, सो दैट जो भी पर्टिकुलर वर्क है वो ऑन टाइम पूरा हो, एंड देन क्या है, विद द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मिनिमम लगे एंड वेस्टेज कम हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उससे क्या है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो क्या है, कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबल होती हैं। कंपनीज के प्रॉफिट्स जो है आगे जब वो टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट को उनका बेनिफिट होता है एज अ रेवेन्यू। ठीक है, तो गवर्नमेंट आगे पब्लिक सेक्टर में वो पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। आगे देखिए, सेकंड है एनहांस्ड सर्विस क्वालिटी। अब प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो मेनली फोकस करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में टू देयर कस्टमर। ठीक है, जो भी उनका प्रॉफिट या जितना भी उनका रेवेन्यू अर्न होता है वो मेनली वो पैसा अपना लगाते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए, सो दैट कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहें, सेटिस्फाइड रहें जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो चलिए देखते हैं आपने कैसे एक्सप्लेन करना है इसको। कंपनीज ऑपरेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्ट्राइव टू अट्रैक्ट कस्टमर। अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, वो क्या है, ऐसे फंक्शंस ऑपरेट करते हैं, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, एंड देन मेंटेन देयर मार्केट शेयर, और अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन करने में ऐसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या है वो मार्केट में भी क्या है सर्वाइव कर सके, एंड देन उनका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो। कहते दिस ड्राइव्स देम टू इन्वेस्ट इन कस्टमर सर्विस। वही क्या है कि अपने कस्टमर सर्विस के लिए वो पैसा लगाते हैं, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए लगाते हैं एंड इनोवेशंस के लिए लगाते हैं, सो दैट वो अपने कस्टमर्स की डिमांड्स जो हैं उनको पूरा कर सकें। एज अ रिजल्ट कस्टमर्स
may benefit from better quality service and increase the choice। कस्टमर की चॉइस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको ऑफर करते हो, ऐसे अगर सपोज लेज सिर्फ एक ही फ्लेवर में आता तो क्या जो कस्टमर है, ठीक है, वो भी सिर्फ वही पर्टिकुलर जो फ्लेवर है वही लेता ना। बट अब क्या है, लेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन पैकेट आता है, येलो भी आता है, चिली रेड कलर का वो भी आता है, ब्लू कलर का टेंगी फ्लेवर वो भी आता है, ठीक है। तो अब इससे क्या है, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ जाती है तो देन क्या है, चॉइसेस जो है वो भी बढ़ जाती हैं। तो कस्टमर जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये अब अगर सपोज मुझे ग्रीन कलर के लेज पसंद है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी कस्टमर जो हैं या बाकी जो पीपल हैं वो भी वही पसंद करें। तो उनकी जो पसंद नापसंद या उनके प्रेफरेंसेस टेस्ट अलग हैं। तो जो कंपनीज होती है वो भी बेसिकली क्या करती हैं, जब मार्केट सर्च करती हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के व्यूज़ लेते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को जानते हैं। देन क्या है, विद द इनोवेशन विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली मार्केट में लेके आते हैं। तो जिससे क्या है, कस्टमर के लिए भी क्या है, चॉइसेस बढ़ जाती हैं। वो क्या है, अपने अकॉर्डिंगली या डिफरेंट चॉइसेस में से अपने जो भी उसके पसंद की चीज़ होगी या कोई भी प्रोडक्ट होगा वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये है प्राइवेटाइजेशन का सेकेंड पॉइंट। आगे है थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल बेनिफिट। अब देखिए इसमें क्या है, कहते हैं प्राइवेट कंपनीज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली कंट्रीब्यूट टैक्सेस एंड डिविडेंड्स टू द गवर्नमेंट। जो मैंने आपको पहले भी बात बताई कि जो कंपनीज के या इंडस्ट्रीज के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू हो गया, तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल बेनिफिट क्या हो गया, फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए हो गया, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा टैक्सेस वो पे करेंगे, वो टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट वो पैसा जो है अपने आगे डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या पब्लिक सेक्टर में जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए वो पैसा वहाँ पे लगाती है, ठीक है। फॉर फर्दर बॉल्स्टरिंग, मतलब टू सपोर्ट पब्लिक फाइनेंसेस, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है आगे वो पैसा लगाती है। देन है फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नेचुरली बात है जो हमने यहाँ पे मैरिट्स में या प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़ा था कि क्या होता है जब गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज और एसेट्स को ट्रांसफ़र करती है टू दी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, होली सोली क्या है वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस टोटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है प्राइवेटाइजेशन रिड्यूस द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो भी डेली रूटीन बेसिस परफॉर्म होते हैं फंक्शंस या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो उनमें क्या है, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कहते हैं अलाउइंग देम टू फोकस ऑन देयर कोर फंक्शन। देन क्या है, वो कंपनीज जो होती हैं ना, जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म है तो देन जो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर है वो फिर टोटली अपना जो टाइम है वो फोकस किस पे लगाते हैं, अपने कोर फंक्शंस के ऊपर। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कोर फंक्शंस कौन से होते हैं। कोर फंक्शंस बेसिकली रिलेटेड विद पॉलिसी मेकिंग, रूल्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ठीक है। तीन चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। जो भी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर जो है या प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, जब वो अपने रूल एंड रेगुलेशंस बनाती हैं या सपोज, ठीक है, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, या कोई स्ट्रेटजी सेट करते हैं तो उसमें क्या है, वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें, तो वो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी बिजनेस यूनिट्स के अकॉर्डिंगली, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के अकॉर्डिंगली वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं और इवन क्या चीज़ प्रोडक्ट जो भी उन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है या जो भी प्रोडक्शन करनी है उसके बारे में जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो मेजर लेवल पे है या फिर छोटे लेवल पे है, तो सभी चीज़ें क्या है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय देम सेल्फ्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आएगी। तो ये तो थे हमारे मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या एफडीआई से क्या है, फॉरेन कंपनीज जो हैं हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में जो है आके सेटअप्स लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है हमारी इकॉनमी जो है वो डेवलप कर रही है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, इसका यही मतलब है कि अगर एक कंट्री में क्या है दूसरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज या कंपनीज लग रही है, तो देन क्या है इससे इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है। जैसे हमारे इंडिया की ही एग्जांपल है, एप्पल है, ठीक है, एंड कोका कोला कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनीज बेसिकली क्या है, फॉरेन की कंपनीज हैं और इंडिया में इनके सेटअप्स हैं, ठीक है। तो देन ये क्या है इंडिया में भी क्या है, इंडिया की इकॉनमी को ग्रो अप करने में भी हेल्पफुल हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग कैपिटल, technology and expertise which can enhance productivity, create employment opportunities। अब जो एप्पल है, कोका कोला है, ठीक है, ये कंपनीज क्या हैं, ऐसी और भी कंपनीज है, 320 फॉरेन कंपनीज हैं जो पिछले 3 ईयर्स से ये क्या है कि इन काउंटिंग हुई हैं, जिसमें क्या है बेसिकली यही बताया गया है कि इन कंपनीज से आने से हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ में बहुत असर हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ, या फिर तो कोई इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, कोई कंपनी सेटअप हो रही है, या वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके अपना सेटअप लगा के, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इंडियन पीपल को, हमारे इंडियन यूथ को, सो दैट वो भी क्या है इनकम जो है वो गेन कर सकें, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो कंट्री की, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इट ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, वही बात आ गई कि न्यू इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ये ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। वो क्या है, फ़ॉरेन के लोग या फ़ॉरेन के एक्सपर्टीज़ जो है वो इंडिया में आके क्या है अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, और डेवलपमेंट सेशंस के थ्रू क्या है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी के जो पीपल हैं उनको क्या है ट्रेन कर रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज में अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि हाउ टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ टू अपग्रेड योर वर्किंग स्टाइल एंड ऑल, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद है इंक्रीज ट्रेड। अब क्या है, टैरिफ्स ख़त्म हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं उनके रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, एनी वन कैन डू हिज और हर बिजनेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है टू मूव इन एनी कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाके वो क्या है अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, या अपनी कंट्री से ही जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी टैरिफ्स, विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स वो क्या है वो अपना जो भी बिजनेस है वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स सच एज टैरिफ्स, कोटास जो पहले लगते थे 1991 के पहले, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसमें क्या है रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, कोई भी आम पर्सन जो है वो इजीली बिजनेस अपना सेटअप नहीं कर सकता था, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि उसको जैसे यहाँ पे टैरिफ्स लिखा है या कोटास लिखा है या फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको करनी पड़ती थी, उसके बाद जाके वो अपना सेटअप लगा सकते थे, ठीक है। तो अब के टाइम में क्या है कि हाथ में पैसा होना चाहिए, तो देन आप क्या है अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हो जिस भी लेवल पे आप करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज एनेबलिंग कंपनीज टू रीच न्यू कस्टमर्स, ठीक है जी। किसी भी कंट्री में जाके कोई भी अपना सेटअप लगा के नए लोगों को आप अपना सामान जो है या अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेच सकते हो, ठीक है। अगर सपोज हमारी कोई इंडियन कंपनी है वो फॉरेन में जाके सेटअप है, तो फॉरेन के जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, ठीक है, वो हमारे लिए जो नए लोग हैं हम उनको बेचेंगे, ठीक है। इससे क्या है हमारा जो कस्टमर रीच है वो भी बढ़ती है, न्यू कस्टमर्स जो है वो हमारी साइट पे या सपोज हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है। तो देन क्या है ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन सेक्टर की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है सेल इंक्रीज होती है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि हर एक कंट्री में
ठीक है, क्या है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, इजीली अपना बिजनेस सेटअप लगा सकते हो। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है या जो भी आप इनोवेटिव वे से प्रोड्यूस करते हो वो किसी भी जगह पे जाके आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन अलाउ कंट्रीज टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन दी प्रोडक्शन। ठीक है, R&D फैसिलिटी से, इनोवेशन से, क्रिएटिव आइडियाज से क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके क्या है अपनी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लेके आ रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वो क्या है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, सो दैट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को मिले। ठीक है, एंड देन क्या है, FDI ब्रिंग्स, 2 बारी लिखो गया, FDI ब्रिंग्स R&D एंड मैनेजरियल एक्सपर्टीज टू होस्ट कंट्री। अब यहाँ पे देखिए होस्ट कंट्री कौन सी कंट्री होती है, मतलब वो सब्सिडरी कंट्री जहाँ पे क्या है कि एक हम ये कह सकते हैं कि सब यूनिट है उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो जिसका हेड क्वार्टर जो है एक मेन कंट्री में है, उसके बाद उसने अपने अलग अलग यूनिट्स या सब यूनिट्स हम कह सकते हैं अपने बिजनेसेस के बाकी कंट्रीज़ में लगाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज़ इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का जब वो इंडिया में ही सेटअप हुई है, ठीक है, इंडिया में मेन हेडक्वार्टर, ठीक है, एंड देन वो क्या है उसने अपनी ब्रांच ओपन करी है कनाडा में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, तो वहाँ पे वो सभी कंट्रीज़ में क्या है वो होस्ट कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे उसने क्या है उस पर्टिकुलर बिजनेस की वो जो है क्या है ब्रांचेस जो हैं वो ओपन करी हैं। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो या किसी भी कंपनी की आप एग्जांपल, एप्पल की एग्जांपल ले सकते हो, कोका कोला की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, तो गूगल की एग्जांपल ले सकते हो which contribute to local innovation and industrial upgradation। ठीक है, तो होस्ट कंट्री इसमें क्या है बिजनेस सेटअप करने से क्या है कि वो लोकल इनोवेशंस में कंट्रीब्यूट करती हैं एंड देन इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन में भी हेल्पफुल हैं। उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, कल्चर एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको ना एक ही लाइन में ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाती हूँ और जब आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है तो जब ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो जब आप आंसर लिखोगे एक लाइन लिखनी है, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू सिंगल इकोनॉमी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन से क्या है इंटरकनेक्टेडनेस बड़ी है। ठीक है, हर एक बंदा जो है हर एक जगह पे मतलब इजीली आ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी कंट्री का कल्चर अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, किसी भी कंट्री की अगर जो भी उसको पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या कर दिया गया, सिंगल बना दिया गया बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में वो क्या है इंटरकनेक्टेड हुई हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं क्या है, कहते हैं इंक्रीज्ड इंटरेक्शन एंड एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कल्चर। वेरी 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 सिंपल लाइन। ठीक है, आपने जब ये लिखना है कल्चर एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग तो एक ही लाइन से इससे ही समझ आ जाता है कि क्या है, इंटरेक्शन इंक्रीज हुई है एंड एक्सपोजर हुआ है टू दी डिफरेंट कल्चर, एक दूसरे के कल्चर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन हमारी बढ़ गई है। ठीक है, जिससे क्या है हम भी फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन फॉरेनर जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को भी पसंद करते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का कल्चर जो है वो उसको हम जानते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, थ्रू गूगल सर्च वी कैन से, या फिर हम वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब क्या है, डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स कैन प्रमोट डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो इससे क्या है, ये भी बेनिफिट है कि म्यूचुअल जो ट्रस्ट है या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ी है एंड देन क्या है डाइवर्सिटी भी प्रमोट हुई है एंड देन इट ऑल्सो लीड टू डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड एनरिचिंग सोसाइटीज़ एंड प्रमोटिंग अ ग्लोबल सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। डिफरेंट कल्चर्स जो है वो उनके बारे में हमें पता चलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हम सीख रहे हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर क्या है कि हम जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में जाके वहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो देन क्या है उस कंट्री की लैंग्वेज अगर हमें समझ आती है या सपोज़ हमें पता है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है तो हम क्या है थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके उसकी, ठीक है, कि हमें समझ आ जाए कि एक्चुअल में क्या क्या कोड
कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उसकी, तो देन क्या है, अगर इसको हम समझ जाएंगे तो दूसरी कंट्री में जाके हम इजीली अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये पॉइंट्स थे ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स के। तो अब हम शुरू करते हैं LPG 1991 के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं LPG के डीमेरिट्स। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों के तीनों ही कंसेप्ट्स जो हैं इन डीमेरिट्स के अकॉर्डिंगली क्या है कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीमेरिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, कहते हैं LPG पॉलिसी के आने से क्या हुआ है कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उनके आने से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आई है, उससे क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है, इसका नेगेटिव असर पड़ा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी के आने से क्या है, जो काम लोग करते थे, ठीक है, उनकी जो पर्टिकुलर प्रेजेंस है वो ख़त्म हुई है। ठीक है, जो क्या है काम लोगों द्वारा किया जाता था वो क्या है अब टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ होके हो रहा है, मशीनरी का यूज़ होके हो रहा है। ठीक है, कहते हैं LPG पॉलिसी लीड टू द रिस्ट्रक्चरिंग एंड क्लोजर ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पहले तो ये हुआ कि LPG आने से क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं, एंड देन जो पब्लिक सेक्टर है उनका क्लोजर हुआ है, एंड देन क्या है, इट रिजल्टिंग जॉब लॉसेस। ठीक है, जॉब खत्म हुई है पर्टिकुलरली फॉर वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट ऑल्सो लीड टू द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर करेक्टराइज्ड बाय लो पेइंग जॉब। ठीक है, तो फिर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, काम ज़्यादा है लेकिन जो पेइंग कैपेसिटी है या सपोज पेइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लोग ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उनके बदले में उनको जो उनकी सैलरी है या वेजेस हैं वो कम मिलते हैं, एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा। उसके बाद है द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो ज़्यादा जो लॉस है वो किसको हो रहा है यहाँ पे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, क्योंकि जो लार्ज लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, जो हाई लेवल पे एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके साथ टाई अप करके जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, ठीक है, उसमें डील करते हैं। बट यहाँ पे जो स्मॉल लेवल पे फार्मर्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो फेस कर रहे हैं। कहते स्मॉल फार्मर फेस चैलेंजेस in competing with large agri-business corporations, removing agriculture subsidies खत्म करने से and import restrictions को खत्म करने से, it also exposed farmers to violate global market forces and causing distress in the rural areas. उसके बाद है थर्ड पॉइंट environment कंसर्न्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से क्या हुआ है, पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हुई है, देन क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ हुआ है, और इवन वेस्टेज भी होती जा रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। कहते द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम द LPG पॉलिसी हैड नेगेटिव इम्पैक्ट, and increased industrialization, increased pollution, deforestation and depletion of natural resources। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। देन है हमारा फोर्थ पॉइंट, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो क्या है, LPG से पहले, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट के पास ही अपनी पूरी इकोनॉमी को सेट करने में या उसके लिए जो भी मेजर्स थे वो टोटली गवर्नमेंट के पास थे। ठीक है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना के क्या है अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, सेटल डाउन करती थी। बट क्या है, LPG रिफॉर्म्स में क्या हुआ है कि कुछ एक हिस्सा जो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का वो चला गया प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है, तो जिससे क्या है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। ठीक, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपनी जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड। सो ये थे हमारे डीमेरिट्स ऑफ LPG
1991, ठीक है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डीमेरिट्स आप कह सकते हो। तो इसी से ही हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या प्लस आपको कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स चाहिए, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।